किसी भी किस्म की बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम का मतलब, जैसे मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में देखें कि ये पेरिओस्टियम है, यानी जो ऊपर एक लेयर सी चढ़ी हुई होती है बोन के ऊपर, उस बोन की लेयर को हम पेरिओस्टियम कहते हैं। अच्छा, फिर इसी किस्म की एक लेयर इसके अंदर की जानिब भी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक लेयर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो ये मेडुलरी केनाल है, मिसाल के तौर पर ये मेडुलरी केनाल मैंने बना दी, ठीक है। और इस मेडुलरी केनाल के अंदर फिल अप हुआ है बोन मेरो। अब इस बोन मेरो के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोस्टियम, ठीक है, उसको एंडोस्टियम कहते हैं। तो इसका मतलब है दो टाइप की मेम्ब्रेन होगी, एक होगी पेरिओस्टियम, एक होगी एंडोस्टियम। ये जो इसके ऊपर पेरिओस्टियम की मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन एक सरफेस प्रोवाइड करती है मसल्स और टेंडन्स की अटैचमेंट के लिए, यानी इस मेम्ब्रेन से मसल्स एंड टेंडन्स की अटैचमेंट होती है, टेंडन्स अटैचमेंट होती है, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स या नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें अटैच होती हैं ये इस पेरिओस्टियम के साथ ही होती हैं। जबकि ये जो एंडोओस्टियम होती है, इस एंडोओस्टियम की खास बात ये होती है कि इस एंडोओस्टियम में ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स पाए जाते हैं। इसमें होते हैं ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल, प्रोजेनेटर सेल पाए जाते हैं। प्रोजेनेटर सेल्स, ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स का मतलब क्या होता है कि एक तो है प्रोजेनेटर सेल, यानी एंसेस्टर सेल्स होते हैं जिनसे तमाम सेल निकलेंगे, जिनसे तमाम सेल बनेंगे, मतलब तमाम सेल इन्हीं के डिसेंडेंट्स होंगे। और ये किन सेल्स के एंसेस्टर या प्रोजेनेटर्स होते हैं? ये होते हैं ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और जेनिक का मतलब फार्मिंग। बोन फार्मिंग सेल्स के पेरेंट सेल्स हैं ये, बोन फार्मिंग सेल्स, ठीक है। जो बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं ये उनके प्रोजेनेटर सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो बोन फार्मिंग सेल्स के होते हैं, ये क्या करते हैं कि इन सेल से निकलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और इस ओस्टियोब्लास्ट से बोन फार्मिंग होती है, ठीक है। बोन फार्मिंग का प्रोसेस होता है, ओस्टियोब्लास्ट भी या कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट 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 ब्लास्ट, जो कि कार्टिलेज फार्मिंग सेल होते हैं, ठीक है। बोन फार्मिंग और कार्टिलेज फार्मिंग सेल ये होते हैं। अच्छा, अब जो ये सेल बोन फार्मिंग या कार्टिलेज फार्मिंग है, ये इसके अंदर होते हैं, इनकी कब जरूरत पड़ती है? इनकी जरूरत पहले तो ये कि जब बोन आपकी डेवलप करती है, बनती है, उस वक्त इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अब बोन बन के मुकम्मल हो गई तो क्या अब इनकी जरूरत नहीं रहती? एक्चुअली होता यह है कि जब भी कभी फ्रैक्चर का प्रॉब्लम होता है, ड्यूरिंग फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के टाइम इनकी जरूरत पड़ती है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। फ्रैक्चर हीलिंग के लिए इनकी दोबारा से जरूरत पड़ती है। फ्रैक्चर आपको पता है ना कि बोन के अंदर किसी भी किस्म की कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाए वो फ्रैक्चर कहलाती है। और वो जो वहां से बोन टूट जाती है, उस बोन को दोबारा से रीज्वाइन करने के लिए फिर से बोन फार्मिंग सेल्स चाहिए होते हैं। तो फिर ये जो ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर के ये ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट फिर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और उस मैट्रिक्स के प्रोडक्शन के बाद ही बोन बनना आपकी स्टार्ट हो जाती है। बोन्स कंटेन थ्री टाइप ऑफ सेल्स। बोन्स में तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक ओस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, दूसरे ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, तीसरे ओस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले अभी यहीं पर चूंकि टॉपिक डिस्कस शुरू हो चुका है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लें कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके नाम के एंड में ब्लास्ट आता है और कुछ के नाम के एंड में साइट आता है, होते दोनों सेल्स ही हैं। मायोब्लास्ट, न्यूरोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट,
ब्लास्ट आता है, ठीक है। कुछ सेल है जिसके नाम के आखिर में साइट आता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअली जिस सेल के नाम के आखिर में ब्लास्ट आता है, ये समझो कि ये एक टाइप के एम्ब्रियोनिक टाइप के सेल्स होते हैं, यानी इन सेल से आगे जाकर दूसरे सेल प्रोड्यूस होंगे, मेच्योर टाइप के सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। या आप चाहे तो इसको एम्ब्रियोनिक सेल कह लें, मेच्योर टाइप के सेल्स कह लें, या किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को बनाने वाले सेल्स कह लें। जैसे मिसाल के तौर पे ओस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बोन फार्मिंग सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी होते हैं, ठीक है, इम्मेच्योर टाइप के भी सेल होते हैं। लेकिन जब ये बोन को बना देते हैं तो इन्हीं ओस्टियोब्लास्ट सेल, यही ओस्टियोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट में, मतलब मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको जरा देख लेते हैं कि कैसे, अब एक डायग्राम में के जरिए से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कैसे होती होगी। देखें कि फर्ज करें ये आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम के मुताबिक अब सबसे पहले आपके पास है कंडीशन ए वाली, ठीक है। इस कंडीशन को देखें, इसमें ये सबसे पहले एक मीजल कायमा स्टेम सेल है, और ये स्टेम सेल कहां पर पाया जाता है? बोन मेरो में, ठीक है। ये बोन मेरो का सेल है। इस बोन मेरो के सेल से सबसे पहले बनते हैं प्री ओस्टियोब्लास्ट सेल, एंड देन दीज प्री ओस्टियोब्लास्ट सेल आर कन्वर्टेड इनटू ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और फिर ये ओस्टियोब्लास्ट सेल, जिसको हम कॉमनली बोन फार्मिंग सेल कहते हैं, बोन फार्मिंग सेल्स कहते हैं, दीज फोन बोन फार्मिंग सेल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बोन आर कन्वर्टेड इनटू द ओस्टियोसाइट्स, जो कि बोन के मेच्योर सेल कहलाते हैं, मेच्योर बोन सेल्स कहलाते हैं ये, ठीक है, मेच्योर बोन सेल्स हैं ये। तो इस तरह बनते हैं। तो ये आपके पास ओस्टियोब्लास्ट हो गया, ये ओस्टियोसाइट हो गया, तो आपको पता लग गया कैसे डेवलप करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए तो दूसरी साइड पर ओस्टियोक्लास्ट, सबसे पहले हीमोपोइटिक स्टेम सेल बोन में, हीमोपोइटिक स्टेम सेल भी बोन मेरो के सेल ही होते हैं, लेकिन ये ब्लड सेल फार्मिंग सेल होते हैं। अच्छा, अब इन हीमोपोइटिक स्टेम सेल, अगर आपको याद हो तो डिफेंस सिस्टम में हम इनकी दो फैमिलीज पढ़ चुके हैं, ये उसी से लिंक्ड है। अब ये बोन मेरो में सेल होते हैं, इनसे बनते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, ब्लड में मोनोसाइट बनते हैं, और ये टिश्यूज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मैक्रोफेजिस के अंदर। अब अगर मैक्रोफेजिस की कहानी आपको पता हो तो हमने पढ़ा था कि जब तक मोनोसाइट ब्लड में है वो मोनोसाइट ही रहते हैं, लेकिन जब ये टिश्यूज में चले जाते हैं तो ये डेवलप करके मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मैक्रोफेजिस का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इनकी इंगल्फ करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, और प्लस ये जो मैक्रोफेजिस हैं ये टिश्यूज की कंडीशन को अडॉप्ट करके अपने आप को वहीं पर ही डिस्गाइज कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजिस हर जगह पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों से पाए जाते हैं, कहीं पर अल्वियोलर सेल के नाम से होते हैं, नर्वस सिस्टम में गिलियल सेल्स के नाम से होते हैं, लेंगरहार्ट सेल स्किन में, और कपफर सेल लिवर में। इसी तरीके से ये मैक्रोफेजिस जो है आपकी बोन्स में भी जाके छुप जाते हैं, और बोन्स में ये मैक्रोफेजिस जाने के बाद ये मैक्रोफेजिस आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और काफी सारे मैक्रोफेजिस आपस में फ्यूज होकर पहले बनाते हैं प्री ओस्टियोक्लास्ट एंड देन ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल अलग से कोई सेल नहीं होते, ये एक्चुअली मैक्रोफेजिस ही होते हैं, ये मैक्रोफेजिस के फ्यूजन से बनने वाले सेल्स होते हैं। अच्छा, इनको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहा जाता है, मतलब ये ओस्टियोक्लास्ट जो हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहलाते हैं, ये बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। असल में बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसका मतलब ये कोई खतरनाक किस्म के सेल होंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभार कुछ सेल वॉर्न आउट हो जाते हैं, या कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं, उनको खत्म करना होता है, या कभी कभार डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस करवाना होता है बोन्स के सेल से मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए, तो उस वक्त ये ओस्टियोक्लास्ट के सेल काम आते हैं। इसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट के सेल बोन रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये ओस्टियोक्लास्ट के सेल, ये तीन टाइप के सेल्स होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आपकी बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उस बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपके ओस्टियोब्लास्ट टाइप के सेल होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, कुछ सेल्स बना देते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट के सेल्स हैं ऐसे, ये सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट के, ठीक है।
ये ओस्टियोब्लास्ट के सेल क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक मैट्रिक्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी अब होगा ये कि इनके चारों तरफ एक मैट्रिक्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यूं करके ऐसे चारों तरफ ऐसे मैट्रिक्स रिलीज होगा, यूं करके चारों तरफ ऐसे मैट्रिक्स रिलीज होना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेल जो होते हैं ना, ये ऐसे बंद हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे स्पेस सी बन जाती है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऐसे, और ये मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन रिच होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ ऐसे मैट्रिक्स ये ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कोलाजन फाइबर डेवलप करते हैं, और वो कोलाजन फाइबर डेवलप करने के बाद कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन होती है, और ये चीज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, बोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर गौर करें कि तो ये रेड कलर के जो सेल थे, ये क्या थे, ओस्टियोब्लास्टिक सेल थे, और इन ओस्टियोब्लास्टिक सेल ने किया क्या है, इन्होंने अपने चारों तरफ मैट्रिक्स डिपॉजिट कर लिया, जिसके बाद खुद ये देखें ना, एक केविटी सी बन गई है, जिस केविटी के अंदर ये बंद हो गए। ये देखें, ये केविटी बन गई है, या इसकी देखें, इसकी बिल्कुल वाज़ेह है, ये इसकी केविटी बन गई है जिसमें ये बंद हो गया है। ठीक है, और इसकी भी ऐसे केविटी बन गई है जिसके अंदर ये बंद हो गया है। ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल ने अपने चारों तरफ मैट्रिक्स को डिपॉजिट करके एक केविटी सी बना ली है, दिस केविटी इज कॉल्ड लेक्यूनी। इसको लेक्यूनी कहते हैं, और ये टर्म भी आपके बुक में इस्तेमाल हुई है। उसके बाद जब बोन बन जाती है तो यही ओस्टियोक्लास्ट के सेल जो होते हैं ना, फिर ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में समझा। स्टूडेंट, ये बोन से मुतालिक तमाम के तमाम अहम जो पॉइंट्स थे वो सब हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को।